नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 6 एनसीईआरटी इतिहास के पाठ हमारे अतीत को पूरा कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी की बुक से ही हमारे अतीत भाग 2 को। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सबसे पहले हमें ये एक मानचित्र दिखाया गया है। इस मानचित्र को देखने पे हमें ये पता लगता है कि ये किसी जगह विशेष का नक्शा है, मानचित्र है। ये मानचित्र जो है, ये 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यानी कि एक अरब भूगोलवेत्ता रहे हैं अल इदरीसी नाम के अरब भूगोलवेत्ता ने 1154 में ये नक्शा बनाया था। यहाँ पे जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यानी कि अल इदरीसी ने एक दुनिया का नक्शा बनाया और हमें ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। इसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का एक और चित्र हमें देखने को मिलता है, जो लगभग 600 साल बाद एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हैं। क्या नाम है इनका? अ, इनका नाम है गिवलॉम द लिस्ले। इनका नाम है फ्रांसीसी चित्रकार का गिवलॉम द लिस्ले। इन्होंने अपना एक एटलस बनाया था, यानी कि ये जो एक मानचित्रकार हैं, तो इन्होंने अपनी एक बुक बनाई थी एटलस की, नूवो नूवो नाम दिया था उसे। उसके अनुसार यह उपमहाद्वीप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आइए देखिए देखिए पहले हम पहले मानचित्र को देख लेते हैं। इस मानचित्र को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो हमें ये वर्तमान का हमारा जो नॉर्थ का भाग है मान भारत का, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अल इदरीसी ने अपने नक्शे में श्रीलंका और हमारा जो दक्षिण भारत का पार्ट है उसको ऊपर दिखाया है, और हमारा जो ये हिमालय रेंज का है, नॉर्थ का जो पार्ट है कश्मीर वाला, इसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है इसे नीचे दिखाया गया है। ठीक है, और देखो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं तो थी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर नक्शा बना सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़े स्केल पर इस बड़े भूभाग को बनाने की कोशिश की है, तो वास्तव में सराहनीय तो है। और अब हम जो नक्शा देखते हैं ये वाला, ये हमारे करंट जो जो वर्तमान समय में जो भारत देश का नक्शा हम देखते हैं, ये लगभग उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यानी हमारी ये जो सब स्पेशली ये जो तटीय रेखा क्षेत्र है, यहाँ यहाँ ये श्रीलंका है ये, और ये हमारा जो सी कोस्ट एरिया है ना, ये लगभग जो आज के भारत से मिलता जुलता नक्शा है और बहुत डिटेल्ड इसको बनाया गया है। इसमें पहाड़ियाँ, नदियाँ या जो भी जो छोटे से छोटे क्षेत्र को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड बनाया गया है, तो ये भी बहुत सराहनीय है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि पहले वाला जो अल इदरीसी का जो नक्शा है उसमें कुछ अरबी में जो नाम दिए गए हैं वो कुछ जाने पहचाने भी हैं। जैसे उस नक्शे में भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज का नाम दिया गया है। और मानचित्र 2 पहले वाले मानचित्र के बनने से इन दोनों के बीच में लगभग 600 साल का समय था, जिसमें परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा देखने पे परिचित लगता है, विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे बना लिया इन्होंने। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है, लेकिन भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले में? गंगा के मार्ग को देखो, इसे किस तरह से दिखाया गया है। खैर हमें अभी इसको कुछ भी नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। बिल्कुल सही बात है, अल इदरीसी के नक्शे को देखें और 600 साल बाद जो बना हुआ जो नक्शा है
फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया हुआ, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये किसके लिए ज़रूरी है? इतिहासकारों के लिए ज़रूरी है। अब है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ-साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? यही कुछ होता है उनके साथ भी, उसमें भी बदलाव आते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये हम हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि उस समय पर जो लेख मिले थे, उनको आज तक पढ़ा जा ही नहीं सका है। उस समय जो लिपि चलती थी, वो बुस्त्रो फेदम कहलाती थी, या सर्पिलाकार आकृतियों में बनाया गया उसको है। बहुत सारे नाम दिए गए हैं उस लिपि को। उसे सैंधव लिपि भी कहा जाता है, जिसे पढ़ा ही नहीं जा सका है। उसमें चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो वो हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन कालांतर में जब हम देखते हैं कि जब वैदिक सभ्यता आती है, तो उस समय पर जो चलने वाली जो अभिलेख हमें मिलते हैं या किताबें हमें मिलती हैं, तो किसी में प्राक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है, किसी में ब्राह्मी लिपि है, किसी में पाली भाषा का या प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये समय अनुसार भाषाएं, लिपियां सब बदलती रहती हैं, शब्दावलियां बदलती रहती हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में देखते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ भी क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ-साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी और आधुनिक युग की फ़ारसी भाषा आपस में भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ़ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। अब यहाँ से हम फैक्ट देखना शुरू करते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ वर्तमान में संपूर्ण भारत के लिए लिया जाता है। लेकिन 13वीं सदी में फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका मतलब, हिंदुस्तान से मतलब पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उन्होंने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ-साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। किसने किया था 16वीं सदी के आरंभ में? बाबर ने किया था। ठीक है। इन्होंने अपनी एक जीवनी भी लिखी है, तुजू के बाबरी। ठीक है। उसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड वर्णन किया है भारत के बारे में, और ये कहते भी हैं कि जब से वो सिंहासन पर अपने बैठे थे, तब से कोई एक ऐसा दिन भी नहीं था जब इन्होंने भारत पर विजय के बारे में ना सोचा हो। यानी भारत पर आक्रमण करना है और उस पे विजय प्राप्त करनी है, उसकी बादशाहत को हासिल करना है। ये सपना इन्होंने हर दिन देखा, जब से ये अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तो ये इसके साथ-साथ हम ये कह सकते हैं, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग बाबर ने इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु-पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ-कुछ समान ही था इन्होंने, और 14वीं सदी में अमीर खुसरो कहाँ किसके साथ था? ये था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। फिर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विदेशी, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हम हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो।
पहले कौन होता था विदेशी? जब हम छोटे थे तो हम भी यही सोचते थे विदेशी लोग कौन होते हैं? जो अंग्रेज़ होते हैं, है ना? हम लोगों के माइंड में यही होता था। जैसे आज भी अंग्रेज़ कहा जाता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है, जब वो भारत आता है ना? उसको देख के नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी यही कहता है कि ये अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ जबकि सिर्फ़ ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ होता है, बाकियों के लिए अंग्रेज़ नहीं होता है। अगर वो अमेरिका से है तो वो अमेरिकन है, फ्रांस से है तो वो फ्रेंच है, इटली से है तो वो इटालियन कम्युनिटी से है, स्टेट इटालियन जाति से हो गया, है ना? तो ऐसे ही वर्ड्स हर कंट्री के लिए अलग किए जाते हैं, लेकिन विदेशी जैसा सीधा-साधा शब्द हम जिसका मीन्स इतना ही लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का रहने वाला नहीं है, वो विदेशी है। लेकिन मध्य युग में क्या फ़िलॉसफ़ी थी? मानो किसी गाँव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग न हो, वो विदेशी कहलाता था। हमारी हिंदी फ़िल्मों में तो भरमार है इस परदेसी बाबू वर्ड को लेकर, विदेशी बाबू को लेकर, है ना? जैसे ये कहा है हिंदी में परदेसी और फ़ारसी में अजनबी कहा जाता है। देखिए, हम अजनबी वर्ड कितना यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ तो फ़िल्में भी बनी हैं इस अजनबी वर्ड पर, परदेसी पर भी, है ना? तो ये हिंदी में परदेसी कहते हैं, फ़ारसी में अजनबी कहा जाता है। अजनबी कौन? जिसे हम अनजान हों। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए वे अलग-अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में 6 क्लास में गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस बुक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्तमान तत्कालीन भारत के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में 8वीं शताब्दी की शुरुआत से 18वीं शताब्दी तक जितने भी चेंजेस हुए हैं इतिहास में, वो हम देखने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते आ रहे हैं, उनमें आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। अब ये देखिए कागज का मूल्य। अब क्या है? 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी ही पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर इसका इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेटकर देता। तो यानी कि ये कागज की उपलब्धता के बारे में है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, अब है इस दौरान जो है वो कागज जो है सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जा सकता था। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ है? आप में से अगर किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं एंड ऑफ चैप्टर आपको ज़रूर बताऊंगी कि अभिलेखागार राजस्थान में ये हमारे यहाँ पर जो पांडुलिपियों या जो डॉक्यूमेंट्स हैं एंशिएंट, उनको कहाँ रखा गया है। चलो बता देती हूँ, ये राजस्थान का बीकानेर में है। ठीक है, जो अभिलेखागार है ये बीकानेर में है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है।
मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी हो जाता है क्योंकि इनको सँभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा इनको केयर से, नमी से बचा कर रखा जाता है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन-वीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति यानी रेप्लिका बनाई जाती थी, है ना? अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है। देखिए ये लाइन कितनी अच्छी दी है ना कि आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो ये लगभग मेरे ख्याल से लगभग सभी ने ज़रूर ऐसा किया होगा कि आप अपने फ्रेंड का वर्क कर देते हैं या कोई फ्रेंड से आप अपने स्कूल का वर्क करवाते हैं। मैंने भी किया हुआ है बहुत बार किया है। तो आप जानते ही होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है, सच में आसान नहीं होता है। बिल्कुल सेम राइटिंग लिखनी फ्रेंड की राइटिंग के जैसी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने अपना काम कभी किसी से नहीं करवाया पर मैंने किया ज़रूर है। आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी-कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में से मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे-मोटे लेकिन कुछ अंतर हो जाते हैं। इसको हम देखते हैं आगे, इसको हम वापस महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक मिनिएचर दिया गया है, ये स्टार्टिंग में भी दिया गया था, अब इसके बारे में बात करते हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, यानी कि एक एक लघु चित्र है, मीडियम साइज़ पेंटिंग है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो लिपिकार है, इसके हाथ में 2 बुक्स दिखाई दे रही हैं, पांडुलिपियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। एक से ये देख-देख कर लिख रहा है दूसरे वाली में। है ना? एक से समझता है और फिर दूसरे में कॉपी कर रहा है। ठीक है? इस चित्र का आकार सिर्फ़ 10.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का यानी बहुत छोटा-सा है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। कभी-कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों की स्पष्टता को दर्शाने के लिए किया जाता था। और ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता यानी जो इन प्रतिलिपियों को कंपाइल करते हैं, वो इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। अब ये देखिए ये अलग-अलग तरह की लैंग्वेज लिखी गई है। ये अरबी फ़ारसी ही होगी, मुझे भी नहीं पता। चलो आगे देखते हैं ये कौन-सी है। ये देखिए, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण अरबी और फ़ारसी पढ़ने में कठिनाई होती है या हो सकती है। अब एक है नस्तलिक लिपि। ये बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, जैसे हम हमारी हिंदी लिखते हैं। फ़ारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। फिर है शिकस्त लिपि। ये दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। शिकस्त लिपि यानी कि उर्दू वाली लैंग्वेज है जो इस तरफ से लिखी जाती है। ठीक है? और ये जो है अरबी और फ़ारसी ये हमारी जैसे हिंदी लिखी जाती है। ये हो गई अरबी वाली और ये फ़ारसी वाली और ये वाली जो है ये हमारी उर्दू वाली हो जाएगी। ठीक है? तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ-कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे-मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य को बदल देते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही। ठीक है? और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न-भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। देखिए आज के टाइम जैसी फैसिलिटी तो थी नहीं कि चलो जी आपने ओरिजिनल पेपर लिया, उसको जाके फ़ोटोस्टेट करवाया या उसका प्रिंट निकाल लिया या उसको स्कैन करके रख लिया कि हूबहू आपको हर तरफ से मैटर सेम ही मिला हर वक़्त, है ना? अब जैसे हम भी ये बुक आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे है ना? इसका पीडीएफ बना के इसको सेव किया, फिर इसको रिकॉर्ड किया, तो अक्षरश जैसी सिलेबस में लग रही है, हम एग्ज़ैक्ट उसी बुक को पढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई रेप्लिका उसकी नहीं बनाई है, प्रतिलिपि नहीं बनाई है। तो सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न-भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। जिस तरह से हमारे हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो हर प्रतिलिपि बनाने वाला व्यक्ति जो मूल प्रति थी, उसको बनाते समय उसमें थोड़ छोटे-मोटे चेंजेस कर देता था और जब देखा जाता था,
उसको पढ़ना होता था। कालांतर में जब पढ़ा गया तो हर प्रतिलिपि दूसरी प्रतिलिपि से अलग ही मिलती जा रही थी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे रामायण है, टीवी पे रामायण लगभग हर व्यक्ति ने देखी होगी। तो जब उसका इंट्रो दिया जाता है ना रामायण का, जब नंबरिंग स्टार्ट होती थी, तो उसमें लिखा आता था कि ये रामायण जो ली गई है वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास वाली रामायण है, कंबन रामायण है, या उर्दू में जो रामायण लिखी गई है, उन सबका रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, तो इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है, उनका अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। आज भी हम पढ़ते हैं कई बार ऐसे जो जर्नल्स आते हैं, है ना, जिसमें जो राइटर्स हैं वो अपना मैटर लिखते हैं, पहले उसको पब्लिश करवाते हैं, फिर अगर उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और अमेंडमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, या इसमें किसी चीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है, मैटर को कम करना है, या किसी चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी है उसको बढ़ाना है, तो वो उसमें संशोधित रूप आते रहते हैं, वर्जन आते रहते हैं। ठीक है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद में लिखा था। अब दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। देखो, 14वीं शताब्दी का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, इसने अपना वृत्तांत यात्रा वृत्तांत होगा, उसने लिखा था 1356 में, और दूसरी बार इसने उसको संशोधित करके 2 वर्ष बाद लिखा, यानी 1358 में लिखा होगा, है ना। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, यानी कि 700 से 1750, यानी 8वीं शताब्दी के शुरू से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रौद्योगिकी के भी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट का इस्तेमाल करना, कताई में चरखे का करना, और युद्धों में आग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले ही हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इस उपमहाद्वीप में नई नई तरह का खान पान भी आ गया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, है ना। फिर है, ध्यान रहे, ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे, यानी कि बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति जो यहाँ पर यात्रा पर आ रहे थे, वो अपने साथ साथ एक नई सोच को लेकर आए थे, नई टेक्निक को लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह जो काल है लगभग 1000 वर्षों का, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। इनके बारे में हम 7th क्लास के ही आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा था, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र कहा जाता है। अब एक बार पहले ये चित्र देख लेते हैं राजपूत वर्ग को पढ़ने से पहले। देखिए, ये क्या है, ये एक रहट का चित्र है। ये रहट है, ये कुएं की मुंडेर पे, मुंडेर ये कुआं है
है ना। इधर इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है हमें, ये कुआं है। कुएं के ऊपर ये लकड़ी की आकृति बनाकर लगाई गई है। ये लकड़ी का जो चक्कर होता है, पहिया, कुछ कुछ मिलता जुलता सा ही है, बहुत मजबूत बनाया जाता है। और ये जो रहट है, इसको इस डंडे से, पिलर से बीच में से बांधा जाता है ना। और ये जो बीच में बने हुए हैं ना, यहाँ पे बाल्टियाँ सी या छोटी छोटी वो मटकियाँ सी लगी होती हैं। यानी कि इसमें रस्सी के सहारे ये रहट जो है, वो बाल्टियाँ सारी एक एक करके नीचे जाती रहती हैं और ऊपर आती रहती हैं, और साइड में पानी जो है वो आगे खेत में लगता रहता है या आगे आगे पानी निकाला जाता रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि यानी कि इस समय पे सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा वर्ग उभर कर आया वो था राजपूत वर्ग, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। सॉरी। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते हैं जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की कवि और चारण, यानी कि ये जो लोग हैं और जो चारण जाति के जो लोग हैं, ये राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। यानी कि बहुत सारे जो कवि लोग थे, विद्वान थे, जो चारण जाति के जो लोग और विद्वान थे, ये राजपूतों की आचार संहिता, यानी कि इनकी क्या पॉलिसी होती थी, प्रबल पराक्रम, इनके अंदर कितनी ब्रेवरी होती थी, और स्वामी भक्ति और कितनी लॉयल्टी एक दूसरे के लिए रखते थे, उस सब का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये मुख्यतः लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। इन समूहों ने भी उठाया था, यानी राजनीतिक अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश इन लोगों ने भी की थी, इन जातियों ने भी। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा और अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना घर स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़े, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, कितना प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो जाता था। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर और गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? तो आगे देखिए। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं नियम बनाती थी। इनके नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी भी राज्य की छोटी इकाई भर होते थे। उस समय की जाति पंचायतें आज भी हैं, लगभग हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगी, और कईयों में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखने वाली खाप पंचायतें होती हैं, जिनका अपना ही एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं।
अब है क्षेत्र और साम्राज्य। अब हम बात करते हैं जैसे चोल, तुगलक, ये आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। चोल साम्राज्य है, तुगलक वंश है, मुगल वंश है, ये बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिलती है, ठीक है। उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन क्षेत्र तक फैला हुआ था। ये किसका शासन है? गयासुद्दीन बलबन का शासन है, जो 1266 से 1287 तक रहता है, ठीक है। जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ शासन भी है, जो वो भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। अब ये देखिए, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जिनके आगे क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, इसको देखिए। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, यानी कि अभी हमने जो पढ़ा कि ये जो गयासुद्दीन बलबन है, इनका जो है इतना बड़ा शासन था। कौन कौन सा था उनका शासन? कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र तक फैला हुआ था, और संपूर्ण दक्षिण भारत भी उन्हीं के क्षेत्र में आ जाता था, है ना, जिसमें गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र थे। फिर है ये जो शिहाबुद्दीन उमरी नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, मसालिक अल अबसर फी ममलिक अल अमसर, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया है कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद तुगलक था, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी जो ये दिए गए हैं नंबर्स, ये सारे राज्य इनके अंडर में, तुगलक साहब के अंडर में आते थे। नाम देख लिए, सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, माबार, कितने सारे देखिए इसके अंदर इनके नाम दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं, इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब भाषा और क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं, ठीक है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, है ना, तेलंगानी, गुजरी, माबारी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। बिल्कुल सही बात है कि जिसने संस्कृत का अध्ययन किया होगा वही इसके बारे में बता सकता है, इसको पढ़ सकता है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। खैर ये एक्टिविटी हमने नहीं करनी है। आगे देखते हैं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 9 में हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्षेत्र विशेषकर शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराटें चलती रहती थी। कभी चोल, कभी खलजी, खलजी यानी खिलजी वंश, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में
फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए हम इसकी जो इंडेक्स है आगे वो देखेंगे बाद में। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक रहे ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का चलन चल रहा था, शासन चल रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें इन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से थे कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, वो तो आज भी हो रही है। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक कौन होता है? कोई प्रभावशाली व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, उसे संरक्षक कहा जाता है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इसके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ने वाले हैं। यह वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा आया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायिक शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा कौन होता था? धर्मशास्त्री होता था या न्याय शास्त्री होता था इस्लाम में। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी आती है कहीं कहीं तो उसको ध्यान में ज़रूर रखिए और तुरंत उसको अपने किसी नोटबुक में एक ऐसी लगा के रखिए जिसमें आप ऐसी टर्मिनोलॉजी को लिख सकें। तो उलेमा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे उलेमा है ये विभिन्न धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री इस्लाम वाले। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि मुसलमानों में जो शिया मुसलमान थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही।
इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी, ये देखिए दो ऐसे सिद्धांत हैं इनके, मुसलमानों के न्याय सिद्धांत हैं इस्लामी की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्य विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय को केवल घड़ी या घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने पर के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया है, किनका नजरिया? इतिहासकारों का नजरिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों या युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ये थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। देखिए, इतनी थ्योरी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसे फैक्ट नहीं है जो आपको बहुत कोई याद रखने वाले हों। छोटी छोटी सी चीज़ें बनती हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनता है। पिछले साल आपने यानी छठी कक्षा में जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। 7वीं कक्षा में आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी कि पहले हमने जो छठी क्लास में जो इतिहास पढ़ा वो हमारा सारा किस में काउंट होता है? प्राचीन इतिहास में। किस में होता है? प्राचीन इतिहास में। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय और कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से पढ़ना होगा। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। फिर आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से बहुत अलग थीं। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि क्या और कुछ बदला जा सकता है या वैसा ही रहा है। अब छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, सिंपल सा चैप्टर है। कुछ कुछ पॉइंट्स ही हैं, जैसे अल इदरीसी के बारे में बताया गया है जिसने 1154 में भारतीय दुनिया का नक्शा बनाया था, जिसका एक पार्ट हमें भारतीय उपमहाद्वीप का दिया गया है।
उसके बाद फ्रांसीसी मानचित्रकार था, उसने बनाया था, है ना, 1700 के बाद में, है ना, 1720 के आसपास। और इसी तरह से छोटी-छोटी सी फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा पढ़ने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए चैप्टर के साथ, इसी तरह से पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास में ही बने घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद, आभार।